तो एक बार फिर से आप सबका स्वागत है इस चैनल में। और आज का हमारा टॉपिक है वीआरबी सिस्टम का। हम लोग इंट्रोडक्शन देखेंगे थोड़ा डिटेल में इस। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में क्या है कि अब वीआरबी सिस्टम को हम लोग वीआरबी सिस्टम क्यों बोलते हैं। आपने एक और सिस्टम का नाम सुना होगा, वीआरएफ सिस्टम। ठीक है, आपने एक और नाम सुना होगा यहाँ पे, वी आर एफ। अब इन दोनों में क्या डिफरेंस है, ठीक है, इन दोनों में क्या डिफरेंस है ये भी देखते हैं। तो नॉर्मली जो वीआरबी सिस्टम होता है वो क्या काम करता है कि वेरी द फ्लो ऑफ रेफ्रिजरेंट टू इंडोर यूनिट बेस्ड ऑन डिमांड। तो ये मान लो एक आउटडोर यूनिट है वीआरबी सिस्टम का। इससे हमारा क्या है कि दो इंडोर यूनिट कनेक्टेड है। ठीक है, दो इंडोर यूनिट कनेक्टेड है। अब किसी टाइम पे ये इंडोर यूनिट जो है हमारा ऑफ है और ये इंडोर यूनिट ऑन है हमारा। तो यहाँ पे जो आउटडोर यूनिट लग रहा है वो उतना ही रेफ्रिजरेंट को इस पाइप में फ्लो करेगा जितना कि हमारा यहाँ पे इस इंडोर यूनिट के लिए ये एक नंबर मशीन के लिए जितना रिक्वायरमेंट है, जितना डिमांड है उसके अकॉर्डिंग। तो इससे क्या होता है कि ओवरऑल अगर पावर कंजप्शन हम देखें तो बहुत हद तक कम हो जाता है। ठीक है, फिर क्या होता है, वीआरबी सिस्टम आर अवेलेबल आइदर एज ए हीट पंप। ये एज ए हीट पंप सिस्टम अवेलेबल है और एज ए हीट रिकवरी सिस्टम। ठीक है, अब इन दोनों सिस्टम के लिए क्या होता है कि हीटिंग और कूलिंग सिस्टम रिक्वायर्ड होता है। तो आप लोग सुने होंगे कि मशीन जो होता है एक आता है जैसे कूलिंग, कूलिंग ओनली, एक आता है हीटिंग ओनली। ठीक है, एक आता है हीटिंग ओनली, फिर एक आता है अपना हीट पंप। अब हीट पंप में क्या होता है कि रिवर्स साइकिल चलता है। तो एज ए हीटिंग एंड कूलिंग इसमें दोनों होता है, इसमें हीटिंग प्लस कूलिंग इसके अंदर दोनों होता है हीट पंप के अंदर। समर में कूलिंग काम करता है और विंटर में हीटिंग काम करता है। ठीक है, अब वीआरबी और वीआरएफ सिस्टम में क्या डिफरेंस है, तो इन दोनों सिस्टम में कोई भी डिफरेंस नहीं है। वीआरबी एंड वीआरएफ सिस्टम आर टू डिफरेंट टर्म। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, डिफरेंट टर्म है, सिर्फ इसका अलग अलग टर्म। वेरिएबल रेफ्रिजरेंट वॉल्यूम एंड वीआरएफ में क्या होता है कि वेरिएबल रेफ्रिजरेंट फ्लो होता है। वीआरएफ में वेरिएबल रेफ्रिजरेंट फ्लो एंड वेरिएबल रेफ्रिजरेंट वॉल्यूम, सिर्फ टर्म डिफरेंट है फॉर द सेम टेक्नोलॉजी। अगर टेक्नोलॉजी से कंपेयर किया जाए तो दोनों का सेम टेक्नोलॉजी है। अब वीआरबी सिस्टम इसको क्यों बोलते हैं, क्योंकि सबसे पहले बिकॉज वीआरबी इज ए ट्रेड मार्क ऑफ डेकिन इंडस्ट्रीज लिमिटेड। सबसे पहले अगर इस टेक्नोलॉजी को किसने बनाया था, डेकिन ने बनाया था। तो इसलिए इसका ट्रेडमार्क है वीआरबी। और अदर कंपनीज जो हैं वो इसको क्या बोलते हैं, वीआरएफ सिस्टम बोलते हैं। कितने कंपनी, सारे कंपनी जैसे हो गया तोशिबा हो गया, कैरियर हो गया, सैमसंग हो गया, ब्लू स्टार हो गया। ठीक है, अब जितने भी कंपनी हैं, हिटैची हो गया। ठीक है, तो ये सब इसको वीआरएफ सिस्टम बोलते हैं। कोई डिफरेंस नहीं है इसके इसमें टेक्नोलॉजी में, बस टर्म अलग अलग है। अब नेक्स्ट है कि वीआरएफ सिस्टम अब काम कैसे करता है। तो वीआरबी इज ए टेक्नोलॉजी दैट अल्टरनेट द रेफ्रिजरेंट वॉल्यूम इन अ सिस्टम टू मैच द बिल्डिंग प्रिसाइज रिक्वायरमेंट। ओनली ए मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड फॉर ए सिस्टम टू मेंटेन द सेट टेम्परेचर। अब जैसा कि मैंने बताया यहाँ पे कि मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू सेट द टू गेट द टेम्परेचर। यहाँ पे अब क्या टेम्परेचर है, कोई भी, अब इस रूम का टेम्परेचर फॉर एग्जांपल मान लो 24 डिग्री सेल्सियस है, ये मशीन ऑफ है, तो जितना हमें रिक्वायरमेंट है उतना ये एनर्जी को एनर्जी कंजप्शन होगा और आपको उतना जो भी आपका सेट टेम्परेचर है उसको मेंटेन रखेगा। एंड इंश्योर दैट इट ऑटोमेटिकली शट ऑफ व्हेन नो ऑक्यूपेंट्स आर डिटेक्टेड इन ए रूम। तो नॉर्मली क्या होता है वीआरएफ सिस्टम में, इसमें एक सेंसर लगा होता है, तो ये रूम के अंदर ऑक्यूपेंसी हीट को डिटेक्ट करता है। ठीक है, हीट डिटेक्ट होगा तब तक तो चलता रहता है। अगर कोई भी, अगर ये डिटेक्ट करेगा कि कोई ऑक्यूपेंट यहाँ पे ऑक्यूपेंसी नहीं है, तो ये क्या करेगा कि आपके यूनिट को टर्न ऑफ कर देता है। ठीक है, दिस यूनिक मैकेनिज्म अचीव मोर सस्टेनेबिलिटी इन द लॉन्ग रन एंड end user save on energy cost and while reducing their system carbon emission।
तो अगर लॉन्ग टर्म पे देखा जाए तो, लॉन्ग रन पे देखा जाए तो वीआरबी सिस्टम काफ़ी अच्छा है, ठीक है। और आपको यहाँ पे इसमें एनर्जी कंजप्शन काफ़ी कम होता है। अब इसमें वीआरबी सिस्टम में क्या है, इससे क्या होता है कि एक इंडोर से आप मैक्सिमम 64 इंडोर यूनिट तक कनेक्ट कर सकते हैं। विथ अप टू 64 इंडोर यूनिट कनेक्टेड टू वन आउटडोर यूनिट, द वीआरबी सिस्टम ऑपरेट सिमिलर टू ए मल्टी स्प्लिट सिस्टम। आप लोग मल्टी स्प्लिट सिस्टम भी देखे होंगे, एलजी वगैरह का, और सारे कंपनीज भी बनाते हैं जैसे मल्टी स्प्लिट एसी में क्या होता है, सेम वैसे ही एक आउटडोर होता है और उसके साथ 2-3 इंडोर यूनिट जैसे स्प्लिट एसी कनेक्टेड होते हैं, ठीक है। अब देखो हाउ डज वीआरबी सिस्टम वर्क। So the total demand among all indoor unit will determine how the outdoor unit adjusts the refrigerant volume and temperature accordingly. By only supplying the cooling and heating that is needed, the inverter compressor continue to save the large amount of energy during VRV operation. तो VRF सिस्टम में या फिर VRV सिस्टम में जो हमारा कंप्रेसर होता है वो इन्वर्टर टाइप होता है। अब इन्वर्टर टाइप कंप्रेसर क्या होता है, इन्वर्टर टाइप कंप्रेसर में क्या होता है, ये आपको एज पर लोड या अपने स्पीड को मॉड्यूलेट करता है। अब जितना रिक्वायरमेंट होगा वो आपका स्पीड ऐसे मॉड्यूलेट होता है। मान लीजिए कि किसी टाइम पे अगर 50 टन चाहिए, तो ये 50 टन का अगर आउटडोर यूनिट है तो ये 100% लोड पे चलेगा। बट किसी टाइम आपको सिर्फ 10 टन चाहिए या फिर 5 टन चाहिए, तो उस केस में बीआरएफ सिस्टम का जो कंप्रेसर होगा बीआरबी सिस्टम का, वो 5 टन उतना ही रेफ्रिजरेंट फ्लो करेगा पाइप में जितना की रिक्वायरमेंट है। तो इससे पावर कंजप्शन आपको कम हो जाता है। तो ये आपका स्पीड मॉड्यूलेट होता है। कंप्रेसर आपको पता ही होगा कितने टाइप के होते हैं, जो नॉर्मली इसमें यहाँ पे स्क्रू कंप्रेसर यूज होता है, ठीक है, वीआरएफ सिस्टम में। अब जैसे कि देख रहे हैं यहाँ पे कि एक आउटडोर यूनिट यहाँ पे लगा हुआ है। अब दो पाइप दिखा रखा है यहाँ पे, लिक्विड जो थोड़ा डार्क है और जो थोड़ा कम है वो गैस। लिक्विड और गैस दो तरह का पाइप है यहाँ पे। एक जो सिस्टम में यहाँ सप्लाई हो रहा है इंडोर यूनिट में गया, एक्सपेंशन वाल्व जो लगा हुआ है यहाँ से फ्लोर वगैरह रूम से रिटर्न लेने के बाद हीट को, ये सब कहाँ जा रहा है, फिर से आपको कंप्रेसर में जा रहा है। फिर कंप्रेसर से यहाँ से ठंडा होने के बाद फिर इंडोर यूनिट में आ रहा है। तो इंडोर यूनिट में यहाँ पे फॉर एग्जांपल मान लो यहाँ पे रूम 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 4 रूम है, चारों मशीन 4 रूम को सप्लाई दे रहा है कोल्ड एयर। फिर नेक्स्ट है कि आप वीआरबी या फिर वीआरएफ सिस्टम में क्या होता है कि आप अपने अकॉर्डिंग मशीन के जैसे टर्न ऑफ कर सकते हैं, टर्न ऑन कर सकते हैं, जहाँ रिक्वायरमेंट है। इंडिविजुअल कंट्रोल है यहाँ पे, ठीक है। इंडिविजुअल कंट्रोलिंग है वीआरएफ सिस्टम में। फॉर एग्जांपल मान लो ये आपका पूरा एक वर्क स्टेशन था, ठीक है। तो हमें यहाँ पे अभी मशीन नहीं चाहिए, तो हमने क्या किया, यहाँ के मशीन को ऑफ कर दिया। ये कॉन्फ्रेंस रूम में अभी चल रहा है, यहाँ पे मीटिंग रूम है ये चल रहा है, फिर इस रूम में हमें मशीन नहीं ऑन करना है, तो यहाँ पे हमने क्या कर दिया, ऑफ कर दिया। तो इंडिविजुअल कंट्रोल है, हर एक एरिया का अपना एक रिमोट होता है, रिमोट होगा, उससे आप कंट्रोल कर सकते हैं। फिर आपको मास्टर रिमोट भी होता है जो कि एक रिसेप्शन से वहाँ से भी कंट्रोल कर सकते हैं सारे मशीन्स को। अब वीआरबी सिस्टम में क्या क्या होता है, सबसे पहले जैसे कि मैंने बताया था कि एक आउटडोर यूनिट होगा। फिर हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पे एक रेफनेट कनेक्ट करते हैं। रेफनेट कनेक्ट करने के बाद यहाँ पे ऐसे एक इंडोर यूनिट कनेक्ट होता है। तो ये हमारा ये आउटडोर यूनिट हो गया। ये क्या हो गया, इसी को रेफनेट वाई जॉइंट बोलते हैं। फिर ये हमारा इंडोर यूनिट हो गया और कंट्रोलर। अब इन दोनों मशीनों का अपना एक एक इंडिविजुअल रिमोट होगा। अब रिमोट किस टाइप का हो सकता है, वायर्ड होता है, वायरलेस होता है, ठीक है। एक वायर्ड रिमोट होगा जो कि यहाँ से वायर जाएगा और यहाँ पे थर्मोस्टेट हम लोग दीवार पे लगा देंगे। एक वायरलेस होता है जो डायरेक्ट, जो कि नॉर्मल स्प्लिट वगैरह में आप देखे होंगे, ठीक है। अब इन दोनों के लिए एक मेन, फिर क्या करते हैं कि एक मेन कंट्रोलर यहाँ पे लगा होता है ये, तो यहाँ से भी कंट्रोल कर सकते हैं आप, इस रिमोट के जरिए कंट्रोल कर सकते हैं। अब फिर मान लो एक यहाँ पे लेआउट दिखा रखा है 3D में, जैसे कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पे क्या किया इसने, आउटडोर यूनिट एक लगाया।
आउटडोर यूनिट लगाने के बाद ये आपका कॉपर पाइपिंग ऐसे रन हो रहा है, कॉपर पाइपिंग रन हो रहा है और यहाँ पे देख रहे होंगे वाई जॉइंट लगा हुआ है। फिर ये एक यहाँ पे ये इंडोर यूनिट जो यहाँ पे शो कर रहा है, ये रेफ्रिजरेंट पाइपिंग है ब्लैक कलर का, ठीक है। और अलग अलग रूम्स के लिए अलग अलग इंडोर यूनिट लगा हुआ है। मान लो कि अब यहाँ पे कूलिंग चला रहे हैं, यहाँ पे कूलिंग चला रहे हैं, यहाँ पे हीटिंग चल रहा है, तो इंडिविजुअल कंट्रोल जैसा मैंने आपको बताया था। आप हीट पंप अगर यहाँ पे लगा रहे हैं, अब थ्री थ्री पाइप सिस्टम है ये वीआरबी में, क्या होता है एक टू पाइप सिस्टम होता है, टू पाइप सिस्टम होता है, एक थ्री पाइप सिस्टम होता है। टू पाइप सिस्टम में क्या होता है कि सेम टाइम में या तो आप हीटिंग चला सकते हैं और कूलिंग चला सकते हैं, लेकिन थ्री पाइप सिस्टम में क्या होता है कि सेम सेम टाइम में बोथ ऑपरेट हो सकता है, हीटिंग कूलिंग दोनों ऑपरेट हो सकता है। तो ये थ्री पाइप सिस्टम है, ठीक है। आप चाहो तो यहाँ के मशीन को ऑफ कर लो, ये ऑन कर लो, ठीक है, ये इसको ऑफ कर दो, अपने अकॉर्डिंग कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। अब कुछ इंडोर यूनिट में का मॉडल और वो बता रहा हूँ आपको। अब जैसे सीलिंग माउंटेड कैसेट यूनिट, इस तरीके का मशीन होता है जिसे हम लोग कैसेट यूनिट बोलते हैं। अब और डेकिन वीआरबी सिस्टम में इसका जो मॉडल नंबर है वो एफ एक्स एफ क्यू होता है 50, ठीक है। अब 50 क्या है यहाँ पे देखेंगे, 50 जो होता है ना, इसे हम लोग बोलते हैं सी आई। जैसा कि पहले मैंने आपको बताया था, इसको बोलते हैं कैपेसिटी इंडेक्स। अगर कैपेसिटी इंडेक्स में एचपी अगर आपको चाहिए तो कैपेसिटी इंडेक्स डिवाइडेड बाय 25 इक्वल टू 50 डिवाइडेड बाय 25 कितना आ गया, ये 2 एचपी। मतलब ये 2 एचपी का मशीन है, ये जो इंडोर यूनिट है 2 एचपी है, ठीक है। अगर टनेज में चाहिए, टनेज में करने के लिए क्या होता है, एचपी मल्टीप्लाई बाई 0.8, तो 2 गुना 0.8 ये कितना हो जाएगा, 1.6 टनेज हो गया, ठीक है। ये सब आपको तो आता होगा। ये टर्म जो है हमें ये इम्पोर्टेंट है, ये नोट कर लो कि जो डेकिन वीआरबी का जो इंडोर यूनिट होता है उसके अंदर जो ये डिजिट आपको दिखाई देता है वो सीआई को रिप्रेजेंट करता है, कैपेसिटी इंडेक्स को। इसमें हम लोग 25 से डिवाइड करके एचपी पता कर लेते हैं, या फिर टन निकाल सकते हैं, किलोवाट निकाल सकते हैं। अब किलोवाट कैसे निकलेगा, किलोवाट इक्वल टू टनेज जो होगा उसमें 3.516 से मल्टीप्लाई कर दो तो वो किलोवाट आपका लोड आ जाएगा, ठीक है। सेम वैसे ही सीलिंग माउंटेड कैसेट है, डबल फ्लो, यहाँ से दो तरफ फ्लो होता है, यहाँ इसमें इस तरफ टू वे इसको जिसको बोलते हैं। एक और कैसेट यूनिट आता है जो वन वे होता है, सिर्फ एक तरफ ही फ्लो करता है, तो इसका मॉडल नंबर 63 है। तो अगर आप क्या करेंगे कि 63 को 63 डिवाइडेड बाई 25 करेंगे तो इसका आपको एचपी मिल जाएगा, कितने एचपी का होगा। फिर नेक्स्ट इंडोर यूनिट है अपना सीलिंग माउंटेड डक्ट टाइप, ये डक्टेबल मशीन आप लोगों ने देखा होगा। अब इसका डायरेक्ट एचपी बता सकते हैं कि बिना, कितना एचपी का मशीन है, ये 4 एचपी का मशीन है। कैसे, क्योंकि ये सीआई हमारा कितना था 100। अब सीआई को हम लोग क्या कर देंगे कि 25 से डिवाइड कर देंगे तो हमारे क्या मिल जाएगा, एचपी मिल जाएगा। सेम वैसे ही ये वॉल माउंटेड मशीन है, ये जिसको हम लोग स्प्लिट एसी भी बोलते हैं, इसको हाई हाई वॉल यूनिट भी बोलते हैं, ठीक है। अब ये 25 सीआई दिया हुआ है तो 25 डिवाइडेड बाई 25 इक्वल टू 1 एचपी, 1 एचपी का मशीन है ये। अब आउटडोर यूनिट का बात कर लेते हैं। इस तरीके का आउटडोर यूनिट, जैसे मॉड्यूल इसका होता है अलग अलग, आउटडोर यूनिट का सिंगल मॉड्यूल, और इसको हम लोग बोलते हैं कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन क्या हो सकता है, 2 का भी हो सकता है कॉम्बिनेशन, 3 आउटडोर यूनिट का भी हो सकता है, ठीक है। अब इसको हम लोग फिर डिस्कस करेंगे। अभी मैं आपको बताऊंगा कि वीआरबी का जो आउटडोर यूनिट होता है वो कितना एचपी से स्टार्ट होता है और लास्ट कॉम्बिनेशन एचपी कितना होता है, ठीक है। ठीक है, सिंगल यूनिट हो गया, ये आपका कॉम्बिनेशन हो गया। फिर नेक्स्ट आता है
अब जैसे फॉर एग्जांपल कभी कभी हम लोग क्या करते हैं कि 3 आउटडोर यूनिट या फिर 2 आउटडोर यूनिट को एक साथ कनेक्ट करते हैं। तो अब यहाँ मान लो कि ये तीनों आउटडोर यूनिट एक दूसरे से यहाँ से कनेक्टेड है, ठीक है, ऐसे कनेक्टेड है, और एक पाइप जो होता है जो जाएगा आपके इंडोर यूनिट्स को, जिससे सारे इंडोर यूनिट कनेक्टेड होंगे। यहाँ पे रेफनेट यूज होगा, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, एक टर्म आप लोगों ने सुना होगा, मास्टर एंड स्लेव। तो जब पाइपिंग आप जब करेंगे इंडोर यूनिट के साइड से, जो फर्स्ट आउटडोर यूनिट होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, मास्टर बोलते हैं। सेकेंड, थर्ड या फिर यहाँ पे जितना आउटडोर हो उसे आप लोग क्या बोलेंगे, स्लेव बोलेंगे। क्योंकि जब भी आपको लोड का रिक्वायरमेंट होगा, मान लो ये हमारा 100 HP का पूरा सिस्टम है, ठीक है, 100 HP का सिस्टम है, तो ये इन तीनों में हम लोग डिवाइड करेंगे। फॉर एग्जांपल मान लो 33.330 इस तरीके का होगा, या फिर इसको बोल लो 60 HP का, मैं सीधा सीधा बोल देता हूँ, तो ऐसे 20-20 हो जाएगा, 20-20 20-20 HP का 3 आउटडोर लगा हुआ है। अब किसी पॉइंट पे हमें सिर्फ 10 HP का रिक्वायरमेंट है, एक ही मशीन चलाना है 10 HP का, तो सबसे पहले मास्टर आउटडोर यूनिट जो होता है वो ऑपरेट होगा। फिर हमें क्या चाहिए, 20 HP चाहिए, तो कभी भी मास्टर आउटडोर ही रन होगा, क्योंकि मैक्सिमम कैपेसिटी इसका 20 HP है, तो 20 HP ये अपना फुल लोड पे रन होगा। मान लीजिए इसके बाद हमें फिर 30 HP का रिक्वायरमेंट है, तो इसके बाद स्लेव आउटडोर यूनिट जो होता है वो रन होता है। अब तो 20 HP यहाँ से यूज हो गया, 10 HP यहाँ से, फिर आपको जब 40 HP चाहिए तो 40, फिर थर्ड आपका मशीन स्टार्ट होगा, फिर फोर्थ मशीन स्टार्ट होगा, ठीक है। तो इस तरीके से इसका सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन होता है, कैसे ये काम करता है, ठीक है। तो मास्टर, स्लेव एंड स्लेव, दो आउटडोर भी अगर होता है यहाँ पे, दो आउटडोर भी होता है, तो ये वाला मास्टर यूनिट होगा, ये स्लेव यूनिट होगा। तो मास्टर स्लेव एक दूसरे से इंटरनली कनेक्टेड होते हैं, और मास्टर से फिर यहाँ से आपको जो जितना भी इंडोर यूनिट लगाना है वो इंडोर यूनिट यहाँ पे कनेक्ट होता है, ठीक है। अब मैं आपको थोड़ा सा टेकिन वीआरबी जो सिस्टम है उसका लिमिटेशन वगैरह के बारे में बता दूं कि क्या क्या लिमिटेशन होता है जब हम लोग डिज़ाइन करते हैं। तो इस तरीके का आउटडोर यूनिट होता है, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है, ठीक है। अभी हम लोग बात करेंगे कि इंस्टॉलेशन में, जब भी आप इंस्टॉलेशन करेंगे या फिर डिज़ाइन करेंगे, तो उसका पाइपिंग लिमिटेशन जो होता है वो कितना होता है डेकिन में। तो डेकिन के अंदर आप मैक्सिमम पाइपिंग लेंथ कहाँ कितना यूज कर सकते हैं, 1000 मीटर तक यूज कर सकते हैं मैक्सिमम। मैक्सिमम टोटल पाइपिंग लेंथ कितना है, ये 1000 मीटर तक आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे एक और लिमिटेशन दिखा रखा होगा, जैसे इस पिक्चर में, बिटवीन द आउटडोर ब्रांच एंड द लास्ट आउटडोर ब्रांच। अब जैसा कि मैंने बताया आपको कि आप किसी पॉइंट पे अगर 3 आउटडोर लगाते हैं, ठीक है, अब आपका रूफ इस तरीके से है फॉर एग्जांपल, ठीक है। अब 2 आउटडोर यूनिट तो यहाँ आ गया आपको, बट तीसरा आउटडोर यूनिट आपको इस अपर रूफ पे लगाना पड़ेगा। तो इसका मैक्सिमम हाइट आपको कितना होना चाहिए, तो मैक्सिमम, क्योंकि क्या होता है कि सबसे पहले ये तीनों आउटडोर एक दूसरे से कनेक्टेड होंगे ऐसे, इस केस में क्या होगा, ऐसे आया फिर यहाँ से ऐसे पाइप जाएगा, तो ये हाइट डिफरेंस कितना होना चाहिए, 13 मीटर होना चाहिए मैक्सिमम, मतलब उससे ज़्यादा एक्सीड ना हो, उससे ज़्यादा नहीं जाए। फिर आपको नेक्स्ट पाइपिंग लेंथ, एक और चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा, ये ग्रीन कलर का, मैक्सिमम इक्विवेलेंट पाइपिंग लेंथ 190 मीटर, ठीक है, जो आउटडोर यूनिट से। अब ये आउटडोर यूनिट यहाँ पे रूफ पे लगा हुआ है, तो यहाँ से लेके जो लास्ट इंडोर यूनिट है उस पाइपिंग लेंथ कितना, 190 मीटर होना चाहिए मैक्सिमम। फिर यहाँ पे जो फर्स्ट ब्रांच वो होता है फर्स्ट वाई ज्वाइंट, इसको आप लोग बोल लो वाई ज्वाइंट। फर्स्ट वाई ज्वाइंट से लेके लास्ट इंडोर तक आप मैक्सिमम कहाँ कितना जा सकते हैं, 90 मीटर होता है। बट ये स्पेशल केस में होता है, क्योंकि ये मैक्सिमम आपका कितना होना चाहिए, 40 मीटर होना चाहिए, 40 मीटर होना चाहिए। बट इसको हम लोग एक्सटेंड करके 90 मीटर तक ले जा सकते हैं, उसके लिए स्पेशल केस है, मैं आपको केस भी आपको अभी बता रहा हूँ। इसमें आप क्या कर सकते हैं, मान लीजिए कि आपका जो फर्स्ट, बिटवीन द फर्स्ट इंडोर ब्रांच एंड द फार्देस्ट इंडोर ब्रांच यूनिट,
इस केस में अगर आपका 40 मीटर से ज़्यादा हो रहा है, यहाँ पे अगर आप देखोगे ये आउटडोर यूनिट लगा हुआ है। अब यहाँ से इंडोर यूनिट, अब ये इंडोर यूनिट हम लोग इसी का बात कर रहे हैं ना। ये यहाँ से लेके ये पूरा लास्ट इंडोर यूनिट तक अगर लेस देन इक्वल टू 40 मीटर है तो ओके है, लेकिन इसको आप लोग 90 मीटर तक लेके जा सकते हैं। और उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पाइप लेंथ को इंक्रीज करना पड़ता है। क्या लिखा हुआ है, इट इज नेसेसरी टू इंक्रीज द पाइप साइज ऑफ द गैस एंड लिक्विड पाइपिंग। ये जितना इंटरकनेक्टिंग पाइप है ना, बी सी डी ई एफ जी, ठीक है, इसको इंक्रीज करने का बात कर रहा है। इट इज necessary to increase the pipe size of gas and liquid piping if the pipe length between the first and the farthest indoor unit is over 40 मीटर। अगर 40 मीटर से ज़्यादा होता है, ग्रेटर देन 40 मीटर, ठीक है, तो उस केस में आपको इंक्रीज करना पड़ेगा गैस एंड लिक्विड दोनों पाइप को। फिर क्या दिखा है, इफ द इंक्रीज पाइप साइज इज लार्जर देन द पाइप साइज ऑफ द मेन पाइप, then the pipe size of the main pipe has to be increased as well। अब मान लो कि इसमें क्या बोल रहा है, फॉर एग्जांपल अब यहाँ पे मेन पाइप है, तो मैं फोटो बनाता हूँ यहाँ पे। अब हम लोग बात क्या कर रहे थे कि यहाँ से जो लास्ट इंडोर यूनिट होगा वो 40 मीटर का होना चाहिए। बट अब जैसे इंक्रीज आपने किया, यहाँ पे कितने का साइज, मान लो कि हम 7-8 का पाइप यूज कर रहे हैं मेन पाइप, और यहाँ पे आफ्टर 40 मीटर वाला रूल अप्लाई करने के बाद यहाँ का साइज आपका मान लो 118 हो जाता है, ठीक है। यहाँ का पाइप साइज अगर 118 हो जाता है तो इस पाइप को भी आपको इंक्रीज करना पड़ेगा 118, इसे भी करना पड़ेगा। समझ में आ गया। अब पाइप साइज जो इंक्रीज करेंगे वो किस बेस पे करेंगे, कैसे करेंगे, तो यहाँ पे दिया हुआ है कि एज फॉलो, इस तरीके से 3/8 जो पाइप साइज है वो हाफ हो जाएगा, हाफ का पाइप साइज 5/8 हो जाएगा, 5/8 का 3/4 या 6/8, इसको 6/8 भी बोलते हैं। फिर 6/8 का 7/8 हो जाएगा, 7/8 का 1 हो जाएगा, 1/18 का 1/14, 1/38 का 1/12। उसके बाद एक और एग्जांपल यहाँ पे दे रहा है कि यूनिट 8 बी सी डी ई एफ जी पी लेस देन इक्वल टू 90 मीटर। बी सी डी यहाँ से यहाँ तक लेकर 90 मीटर से कम होना चाहिए। और बी सी डी ई एफ जी, बी सी डी ई एफ जी, यहाँ ये जो मेन पाइप इंटरकनेक्टिंग पाइप जो है वो ग्रेटर देन 40 मीटर। अब 40 मीटर से आप ज़्यादा लगा सकते हैं और 90 मीटर से कम होना चाहिए ये रूल अप्लाई करने के बाद, ठीक है। और इंक्रीज द पाइप साइज ऑफ बीसीडी, जो जैसा कि मैंने बताया कि इस पाइप साइज को आपको गैस एंड लिक्विड जो भी पाइप साइज है उसको मेन पाइप को इंक्रीज करना पड़ेगा। ये पाइप साइज एक एक साइज ऊपर हो जाता है। अगर यहाँ का पाइप साइज अगर ज़्यादा आता है तो आपको मेन पाइप भी इसके अकॉर्डिंग रखना पड़ेगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट आ जाता है हमारा ये हाइट डिफरेंस। मैक्सिमम लेवल डिफरेंस कितना होना चाहिए, 30 मीटर का। अगर कोई बिल्डिंग है तो फर्स्ट इंडोर यूनिट जहाँ पे आप लगा रहे हैं और जो लास्ट इंडोर यूनिट लगा रहे हैं उन दोनों इंडोर यूनिट के बीच का लेवल का डिफरेंस 30 मीटर होना चाहिए। और हाइट डिफरेंस बिटवीन आउटडोर यूनिट और लास्ट इंडोर यूनिट वो 90 मीटर होना चाहिए, ठीक है। और ये पाइपिंग लेंथ आपको तो बता ही दिया कि 13 मीटर तक यूज कर सकते हैं, और हाइट डिफरेंस कितना 5 मीटर होना चाहिए। तो वही चीज़ यहाँ पे थोड़ा सा डिटेल में ये लिखा हुआ है कि मैक्सिमम अलाउेबल पाइपिंग लेंथ, एक्चुअल पाइपिंग लेंथ कितना 190 मीटर। ये जो पाइपिंग लेंथ है वो टोटल पाइपिंग लेंथ 1000 मीटर तक जितना है, इंटरकनेक्टिंग पाइप, मेन पाइप, आउटडोर का पाइप, सबको मिला के 1000 मीटर तक। बिटवीन द फर्स्ट इंडोर ब्रांच एंड फर्देस्ट इंडोर ब्रांच, ये वाला पाइप जो है 90 मीटर तक आप यूज कर सकते हैं। इसमें स्टार लगा हुआ है क्योंकि नॉर्मली ये 40 मीटर तक होता है। 40 मीटर के बाद यूज करते हैं तो आपको गैस एंड लिक्विड का साइज बढ़ाना पड़ेगा। बिटवीन द आउटडोर ब्रांच एंड लास्ट आउटडोर यूनिट, ऊपर वाला जब बताया था वो 13 मीटर आप यूज कर सकते हैं मैक्सिमम। और फिर हाइट डिफरेंस आपको पता ही है कि आउटडोर यूनिट का 5 मीटर, लेवल डिफरेंस 30 मीटर,
और टोटल आउटडोर एंड लास्ट डोर यूनिट वो 90 मीटर। ठीक है, उसके बाद जो जो मोटा मोटा चीज़ बताने वाला है वो मैं आपको समझा दे रहा हूँ अच्छे से। उसके बाद एक और चीज़ आपको वीआरएफ सिस्टम या फिर वीआरबी सिस्टम में आप देखते हैं कनेक्शन रेशियो। बेसिकली कनेक्शन रेशियो क्या होता है कि कनेक्शन कैपेसिटी एट मैक्सिमम इज 200%। ये लेकिन बोल रहा है कि आप कनेक्शन रेशियो 200% तक लेके जा सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि कनेक्शन रेशियो इक्वल टू होता है टोटल कैपेसिटी ऑफ इंडेक्स ऑफ इंडोर यूनिट डिवाइडेड बाय आउटडोर यूनिट। फॉर एग्जांपल मान लो आपका कैपेसिटी इंडेक्स अगर आउटडोर यूनिट इंडोर यूनिट का 100 है और आउटडोर यूनिट का कितना यूज कर रहे हैं, इस केस में जितना भी आउटडोर यूनिट मान लीजिए 100 ही आउटडोर और कैपेसिटी इंडेक्स दोनों का सेम है, तो यहाँ पे कितना हो गया 1, तो इसको हम लोग बोलेंगे 100%। ठीक है, ये हो गया 100% का कनेक्शन रेशियो। अगर यही होता मान लो कि इंडोर यूनिट का कैपेसिटी इंडेक्स होता है 100 और आउटडोर यूनिट का होता कितना 80, तो अब डिवाइड हम करेंगे जब 100 डिवाइडेड बाई 80, तो ये जो आएगा 100 डिवाइड बाई 80 करेंगे तो 1.25 आएगा। 1.25, तो अगर आप देखो 100% से कितना परसेंट एक्स्ट्रा हो रहा है 25%, तो इसको आप बोल सकते हैं 125% कनेक्शन रेशियो। ठीक है, तो अब ये बीआरएफ सिस्टम बताया है कि आप किस किस इंडोर यूनिट को आप अगर कनेक्ट करते हैं तो कितना अलाउेबल जो भी आपका कनेक्शन रेशियो वो जा सकता है। सिंगल आउटडोर यूनिट, अगर एक आउटडोर यूनिट अगर आप यूज कर रहे हैं, एक आउटडोर यूनिट और ये मॉडल आप लगा रहे हैं जैसे FX-DQ, FX-MQ, FX-AQ मॉडल, उस केस में आप 200 तक आप लगा सकते हैं कनेक्शन रेशियो। मान लीजिए कि आपका जैसे इंडोर यूनिट 100 है तो आप सीधा आधा कैपेसिटी का आउटडोर यूनिट कनेक्ट कर सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि फुल लोड पे आपका 50% ही मशीन मतलब फुल कूलिंग देगा आपको, क्योंकि नॉर्मली रेसिडेंशियल बिल्डिंग में क्या होता है, रेसिडेंशियल बिल्डिंग में जैसे किचन होगा, लिविंग रूम होगा, डाइनिंग रूम होगा, लाइब्रेरी होगा, बेडरूम होगा। अब इन सबको मिला के अगर आपको कितना 10 आ रहा है 10 टन, तो आप आउटडोर यूनिट सेलेक्ट कर लो 5 टन का, क्योंकि रात में तो सिर्फ बेडरूम में ही एसी चलने वाला है, बाकी लिविंग रूम किचन वगैरह में तो एसी चलेगा नहीं। तो इस केस में आप जब कनेक्शन रेशियो निकालोगे कितना 200% का आया। इसी को हम लोग डाइवर्सिटी फैक्टर भी बोलते हैं। कितना डाइवर्सिटी, कितना आप कनेक्ट कर सकते हैं। मान लीजिए कि 10 टन का टोटल लोड है आप, लेकिन आउटडोर लगा रहे हैं 5 टन, 5 टन का, समझ रहे हैं ना। क्योंकि फुल लोड पे आपको यहाँ पे रेसिडेंशियल में कब मान लीजिए बेडरूम में कोई नहीं है, दिन के टाइम में लिविंग में होंगे या फिर किचन में होंगे, तो बेडरूम का एसी ऑफ होगा। ये कनेक्शन रेशियो होता है। फिर डबल आउटडोर यूनिट 160%, फिर ट्रिपल आउटडोर यूनिट 130%। ठीक है, और उसके बाद ये आउटडोर का रेंज दिया हुआ है यहाँ पे। आउटडोर स्टैंडर्ड टाइप का जो आउटडोर है वो किस कैपेसिटी से स्टार्ट होता है। सिंगल आउटडोर यूनिट जैसा कि मैंने बताया था आपको, कहाँ से स्टार्ट होता है, 6 HP से स्टार्ट होता है। 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 20 HP तक सिंगल होता है। 22 के लिए आपको फिर क्या करना पड़ेगा कि कॉम्बिनेशन में जाना पड़ेगा, डबल इंडोर यूनिट। अब 22 के लिए आप क्या यूज़ कर सकते हैं, एक 10, एक 12, इस तरीके से। ठीक है, फिर 26, 28, 30, टोटल 60 तक ये जाता है बीआरएफ में, 60 HP तक, जो कि मैक्सिमम आप 3 आउटडोर यूनिट कनेक्ट कर सकते हैं। आउटडोर कनेक्ट 60 HP के लिए मान लो 20-20 HP का 3 आउटडोर हम ले लेंगे। ठीक है, इस तरीके से आप आउटडोर यूनिट का सिलेक्शन करेंगे। फिर आता है इंडोर यूनिट। कितने कितने टाइप का इंडोर यूनिट आता है डेकिन के अंदर, वो भी देख लेते हैं हम लोग। अब यहाँ पे दिया हुआ है सीलिंग माउंटेड कैसेट राउंड। अब ये राउंड कैसेट है, सीलिंग माउंटेड है। अब इसका कैपेसिटी क्या है, 1 HP, 1.25 HP, 1.6 HP, इसका कैपेसिटी दिया हुआ है। ठीक है, इसके बगल में आप इसका कैपेसिटी इंडेक्स भी देख सकते हैं। जैसे 1 HP का कैपेसिटी इंडेक्स कितना है, 25 है। 2 HP का कैपेसिटी इंडेक्स 50 है। जैसा कि मैंने बताया था आपको, जो भी कैपेसिटी इंडेक्स होता है ना, उसमें 25 से डिवाइड करेंगे तो आपको HP मिल जाता है।
फिर नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे ये सीलिंग माउंटेड कैसेट राउंड फ्लो है। इसका फ्लो आप देखेंगे राउंड है, ठीक है। सेम वैसे ही कम्पैक्ट है। तो इसका रेंज दिया हुआ है कि कितना से कितना एचपी तक ये होता है। आप यहाँ पे कॉम्पैक्ट मल्टी फ्लो में आएंगे सीलिंग माउंटेड में, तो ये 0.8 एचपी में भी अवेलेबल है, जबकि ऊपर वाले जो मशीन है वो 0.8 एचपी में अवेलेबल नहीं है, ठीक है। तो उसके बाद ये सीलिंग माउंटेड कैसेट यूनिट हो गया। कैसेट यूनिट के डिफरेंट टाइप, जैसे 1 वे 2 वे मैंने बताया था। फिर उसके बाद स्लिम सीलिंग माउंटेड डक्ट। अब स्लिम में क्या होता है कि इसका हाइट जो होता है वो कम होता है, स्लिम वाले में हाइट थोड़ा कम हो जाता है। फिर सीलिंग डक्ट माउंटेड हाई स्टैटिक होता है, जिसका प्रेशर ज़्यादा होता है और उसका रेंज आपको दिखेगा कि कहाँ से कहाँ तक वो अवेलेबल है रेंज में। फिर वॉल माउंटेड फ्लोर स्टैंडिंग मशीन, कंसील्ड फ्लोर स्टैंडिंग मशीन, आपका 4 वे सीलिंग सस्पेंडेड ये यूनिट जो दिख रहा है ये है। तो इस तरीके के बहुत सारे आपको इंडोर यूनिट मिल जाएंगे यहाँ पे। फिर इंडोर यूनिट के बाद इस कैटलॉग में फिर आप उस सारे इंडोर यूनिट का मॉडल नंबर आप देख सकते हैं। मॉडल नंबर क्या है, उसका ड्रेन का क्या होना चाहिए, इंस्टॉलेशन डिटेल, हाइट वगैरह यहाँ पे मेंशन है। सीलिंग वाला जो मैंने बताया था आपको कि उसका हाइट कम होता है 200 mm, बट ये अवेलेबल ज़्यादातर 1.5 टन 2 टन तक ही अवेलेबल होता है ये मशीन, ठीक है ना। 2 टन तक है 63। और फिर उसके बाद वॉल माउंटेड, ये सबका आपको इंटरनल पार्ट्स वगैरह यहाँ पे मेंशन है, वो दिया हुआ है। फिर इंडोर यूनिट का डिटेल स्पेसिफिकेशन यहाँ पे आप देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल स्लिम सीलिंग माउंटेड यहाँ पे मशीन है जिसका मॉडल नंबर FXDQ20PBBE दिया हुआ है। और ड्रेनेज के लिए यहाँ पे ड्रेन पंप है इसके अंदर, ठीक है। तो अब इसका CI कितना है 20। अब BTU देखेंगे तो इसका दिया हुआ है BTU को अगर आप डिवाइड कर देंगे 12,000 से तो आपको क्या मिल जाएगा, टनेज मिलेगा। किलोवाट को 2.2 है तो किलोवाट को डिवाइड कर देंगे 3.516 से तो आपको टनेज मिल जाएगा। ये CI दिया हुआ है, CI को डिवाइड कर देंगे 25 से तो HP मिल जाएगा। फिर HP को मल्टीप्लाई कर देंगे 0.8 से तो आपको मिल जाएगा टनेज, ठीक है। अब इस मशीन का एयर फ्लो दिया हुआ है मीटर क्यूब पर मिनट में और CFM में। जैसे हाई 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 एंड लो, तीन तीन आप तीन सेट कर सकते हैं स्टेप, जैसे लो CFM, हाई CFM और हाई। इसको आप लो मीडियम और हाई बोल लो, ठीक है। फिर उसका एक्सटर्नल स्टैटिक प्रेशर इस मशीन का दिया हुआ है, कितना स्टैटिक एक्सटर्नल स्टैटिक प्रेशर कितना है, उसमें आप डक्ट वगैरह जब आप उसमें कनेक्ट कर सकते हैं। फिर उसका पाइपिंग कनेक्शन, आपको मशीन का वेट, डायमेंशन, साउंड लेवल, पाइपिंग कनेक्शन, लिक्विड और गैस पाइप का साइज दिया हुआ है कैपेसिटी के अकॉर्डिंग। और फिर ड्रेन का पाइप जो होगा वो कितना mm का यूज कर सकते हैं, 20 mm का, ठीक है ना। ये आपको डिटेल में थोड़ा सा मैं आपको ये कैटलॉग भी दे दूंगा, आप उसको समझ सकते हैं। फिर वैसे ही ये सिंगल आउटडोर यूनिट जो मैंने बताया था आपको 6, 8, 10, 14, 16। अब इसके अंदर भी बहुत सारे डिटेल्स होते हैं, कंप्रेसर किस टाइप का होता है, कितना कंप्रेसर है। जैसे 16 HP का जो मशीन है इसके अंदर 2 कंप्रेसर है, उसका एयर फ्लो कितना होगा, उसका डायमेंशन क्या है, तो इसका पाइप साइज जो होगा पाइपिंग का वो कितना होगा, आउटडोर का मेन पाइप साइज, ठीक है। रेफ्रिजरेंट चार्जिंग, जो आपका 16 टन का 16 HP का जो मशीन है वो उसमें 8.2 kg प्री चार्ज रेफ्रिजरेंट होता है ऑलरेडी। और रेफ्रिजरेंट किस टाइप का यूज होता है, रेफ्रिजरेंट जो चार्ज R410A यूज हो रहा है, ठीक है। वैसे ही कम्बिनेशन वाले में अगर आप देखेंगे, कम्बिनेशन में फॉर एग्जांपल मान लो यहाँ पे 52 HP का हमें RX को यहाँ पे ये 52 का मतलब ये शो करता है HP, ठीक है। आउटडोर यूनिट में ये CI नहीं होता है, HP होता है। अब इस पे क्या किया इसने 18, 18 और 16, 2 18 का यहाँ पे क्या किया, 2 18 का, 2 18 का और एक 16 का। और एक और चीज़ यहाँ पे है डिज़ाइन में, जब भी आप डिज़ाइन करेंगे, जब भी आप आउटडोर प्लेस करेंगे ना, तो मैंने एक चीज़ बताया था आपको, मास्टर स्लेव एंड स्लेव, ठीक है। अगर आप जैसे यहाँ पे इन्होंने सेलेक्ट किया 18, 18, 16, तो आप इसको
रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, सबसे पहला वाला 18 18 16, अगर यहाँ पे होता कॉम्बिनेशन अगर 20 18 16 का, तो जो मास्टर होता है वो मास्टर को आप, जो मैक्सिमम कैपेसिटी होता है ना वो मास्टर का होता है, तो 20 18 16 इस तरीके से आप अरेंज करते हैं। अगर सेम कैपेसिटी का होता है 20 20 20, तो तीनों आप 20 करते। लेकिन अगर यहाँ पे आ जाता 20 16 16, तो मास्टर आप किसको बनाओगे, 20 एचपी वाले को मास्टर बनाओगे, जो कि इंडोर यूनिट से कनेक्टेड होगा। जो हाईएस्ट होता है उसको हम लोग मास्टर बनाते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर अब इंडोर यूनिट का डिटेल हो गया, इसको आप पढ़ेंगे, क्योंकि मैं इस सबको अगर एक्सप्लेन करूंगा तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। आप नहीं समझ में आए कुछ तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं उसको एक्सप्लेन कर दूंगा। सेम वैसे ही आने के बाद यहाँ पे कंट्रोलर वगैरह वायर का दिया हुआ है, वायर साइज क्या यूज करना है। यहाँ पे देख सकते हैं कंट्रोल केबल, दो तरह का केबल यूज होता है बेसिकली। एक होता है जैसे पावर केबल होता है जो आउटडोर को इंडोर को चलाने के लिए होता है, और एक होता है कम्युनिकेशन केबल जो लूप होता है, लूपिंग में चलता है। फॉर एग्जांपल कैसे होगा, इस इंडोर यूनिट से निकल के इस इंडोर यूनिट में, इसमें 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 इसमें, फिर ऐसे आ जाएगा एक दो, ऐसे होने के बाद फिर ये मास्टर में चला जाता है। लूप होने के बाद सब सारे इंडोर यूनिट्स को लूप करने के बाद फिर ये आउटडोर यूनिट अब इंटरनली लूपिंग में होते हैं, ठीक है। तो पावर केबल होता है, कम्युनिकेशन केबल होता है, रिमोट कंट्रोलर। आप यहाँ पे जैसे दिखा रहा है कि इन सारे के लिए एक रिमोट कंट्रोलर और इसके लिए एक रिमोट कंट्रोलर, तो आप इंडिविजुअली भी कंट्रोल कर सकते हैं और एक साथ मास कंट्रोलिंग भी कर सकते हैं बैठे बैठे, ठीक है। अब इसमें आप आएंगे तो मॉडल नंबर आपको मिलेगा, जो भी रिमोट कंट्रोल वगैरह है, रिमोट कंट्रोलर कैसे सिलेक्ट करेंगे, मॉडल नंबर, ये सब मैं आपको सिलेक्ट करके आगे आपको बताऊंगा प्रॉपर, हम लोग पूरा सिलेक्शन जब करेंगे तो, ठीक है ना। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और अगले वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे हीट लोड कैलकुलेशन करेंगे पूरा डिटेल में, जैसे कि मैंने आपको इंट्रोडक्शन वाले पहले वीडियो में बताया था। तो उसमें हम लोग डिटेल में हीट लोड करेंगे एक्सेल सीट पे, और उसके बाद एक समरी बनाएंगे, समरी बनाने के बाद फिर मशीन सिलेक्शन करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच।